हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग आज शुरू करेंगे फिर से अब इतिहास के क्रम को अपने आगे बढ़ाते हुए जो हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जो है जब हम जाएंगे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, तो जो है एनटीपीसी जी के नाम से जो एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें ये सारी वीडियो आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे इल्तुतमिश की मृत्यु और रुकनुद्दीन फिरोज तक। आज से हम लोग उसके आगे रजिया से जो है स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि हमने 2 पॉइंट छोड़ दिया था उस समय पिछली वीडियो में इल्तुतमिश से, तो उससे जो है उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो एक बात आती है इक्ता व्यवस्था, ठीक है, इक्ता सिस्टम या फिर इक्तेदारी व्यवस्था। इक्तेदारी तो इक्ता को धारण करने वाला इक्तेदार कहलाता था, इतना ही बात है। इक्ता क्या होती है? तो इक्ता होती है भूमि, यानी सेना के रख रखाव और आदि चीजों के लिए जो है नगद वेतन न देके, नगद कैश न देके, ठीक है, किया क्या जाता था। इल्तुतमिश ने इसको शुरू किया था इक्ते व्यवस्था को। ये भूमि का एक छोटा सा एरिया दे देता था। जैसे मान लीजिए जितना बड़ा जो है, अगर आप जिस क्षेत्र में हो, अगर वाराणसी है तो वाराणसी जो है, मान लीजिए वाराणसी इतना बड़ा एक एरिया दे दिया, या फिर उससे थोड़ा छोटा, उसमें ये लोग अपना जो है पूरा खेती वगैरह करेंगे। उससे सैनिकों का खर्चा वगैरह, खाने पीने के बाद जो भी जो है उसकी अनाज वगैरह बचेगी उसको बेचा जाएगा। तो ये सब जो अपना वो करे, एक भूमि दे दिया गया, उसके बदले जो है उनको जो है सैनिक को जो है भरण पोषण करना होता था। तो ये इक्तेदारी व्यवस्था होती थी। तो इक्तेदारी व्यवस्था सबसे पहले किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। अब ये जो है चीज यहां से और है कि मंगोलों का आक्रमण, सबसे पहली बार मंगोलों का आक्रमण इसी के समय हुआ था। मंगोलों का आक्रमण हुआ क्या था कि जो है मंगोल नेता इस समय चंगेज खान था, ठीक है, चंगेज खान। अब इस चंगेज खान जो है, इस चंगेज खान का एक जो है राज्य पड़ता है ख्वारिज में है, साइड में ख्वारिज में जो है एक जगह है, वहां से एक व्यक्ति था, उसको दौड़ाते दौड़ाते उसकी जो है चंगेज खान की सेना वहां से उसको पीछा की थी, ठीक है। और वहां से पीछा करते करते उस व्यक्ति का नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी, तो हम केवल मंगबरनी बोल देते हैं। तो मंगबरनी का पीछा करते करते चंगेज खान की सेना जो है सिंधु तक पहुंच आई थी। अब सिंध वाले एरिया में जो है जब पहुंच आई थी, तो जो है जलालुद्दीन मंगबरनी जो था वो दिल्ली में प्रवेश कर गया। दिल्ली में प्रवेश कर गया तो जो है चंगेज खान ने बोला जो है इल्तुतमिश से कि तुम ऐसा है, इसका सहायता नहीं करना, वरना हम तुम्हारे पे आक्रमण करेंगे। तो फाइनली होता क्या है कि इल्तुतमिश उसको जो है सहायता नहीं देता है, और इस तरह मंगोलों का आक्रमण भारत में, दिल्ली में जो है सल्तनत में आते आते जो है टल जाता है। लेकिन फिर भी सवाल ये पूछा जाए कि मंगोलों का सबसे पहला आक्रमण किसके समय हुआ था भारत में, तो आप बोलेंगे किसके समय? इल्तुतमिश के ही समय बोलेंगे, ठीक है, मंगोलों का आक्रमण, क्योंकि सिंध के पार आ गए थे ये सब। चलिए, तो ये 2 पॉइंट छूटा था। अब इसको हम जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने बताया था कि जो है उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज बना था। 4 से 5 महीना मुश्किल से था। उसकी माँ जो है शाह तुर्कान गद्दी चला रही थी, शासन चला रही थी। लेकिन शाह तुर्कान की महत्वाकांक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, उसकी लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण वहीं के जो आम जनता थे सल्तनत के, और वहां के जो खुददार और वफादार जो अमीर थे या फिर बड़े बड़े पोस्ट पे जो अधिकारी थे, उनको कार्य करने में बड़ी समस्या होती थी। तो उन लोगों ने जो है किसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया? रजिया का। और रजिया फिर लाल कपड़ा जो है पहन के, पूरा पूछा जाता है कि किस कलर का कपड़ा जो है रजिया ने पहना था। लाल कपड़ा पहन के, चूंकि जो है विद्रोह का वो होता है, प्रतीक होता है। वैसे तो काला जो है अभी किया गया है, लेकिन उन सबों में जो है लाल रंग ही होता था, खतरे और जो है विद्रोह का। तो लाल कपड़ा पहन के वो जो है क्या की थी रजिया, पूरा जो है विद्रोह कर दी थी। पूरे जनता के सामने जाके जनता को लेके जो है सल्तनत के सामने बगावत कर दी। और जो कि जनता ने पहली बार सपोर्ट किया और रजिया को डायरेक्ट सुल्तान बना दिया। तो पहली जो है मुस्लिम शासिका अगर कोई बनी है तो वो जो है रजिया सुल्ताना, ठीक है। पहली मुस्लिम शासिका भारत में अगर कोई है, रजिया सुल्ताना, सुल्तान नहीं सुल्ताना,
तो रजिया सुल्ताना जो है हम कहेंगे ये क्या है, इससे क्वेश्चन तो नॉर्मल है कि सबसे पहली प्रथम मुस्लिम शासिका है, भारतीय मुस्लिम शासिका जिसको कहेंगे आप। अब इसके बाद हम बात करते हैं, चूंकि उत्तराधिकारी जो है इल्तुतमिश ने इसी को घोषित कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद रुकनुद्दीन बन गया था। अब इसने क्या किया कि जो है पर्दा प्रथा त्याग करके पुरुषों की तरह जो है चोगा, जो कि ऐसे पूरा जो है पहना जाता है, पूरा यहाँ से लेके कोट टाइप का होता है, और ऊपर टोपी जो पहना जाता है उसको काबा बोला जाता है। तो ठीक है, क्या बोले थे हम, चोगा और कूल्हा, कूल्हा बोला जाता है, काबा नहीं। पुरुषों की तरह चोगा, चोगा को ही काबा बोला जाता है। ये होता क्या है, कोट, कोट जैसे हम लोग का शर्ट की तरह कोट, और कूला, कूला ये टोपी होती है। पुरुषों की तरह ये जो है धारण करके आने लगी। तो चोगा और कूला जो है ये धारण करके जो है राज्य दरबार में और पर्दा प्रथा त्याग करके जो है ये आती थी। ठीक है, इसके समय में जो इतिहासकार हैं वो एक व्यक्ति है याकूत। याकूत जो है, याकूत, इस याकूत से जो है बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके प्रेम संबंध को दर्शाया है। होता क्या था कि जो याकूत था वो अस्तबल का प्रधान था। अस्तबल के प्रधान को अमीर आखुर बोला जाता था, अमीर ए आखुर। तो ये अस्तबल का प्रधान था। तो जब भी जो है रजिया जाती घोड़ा पे बैठना होता था तो जो है जो याकूत होता था वो अपने एक हाथ जो है ऐसे करके रजिया के पांव को इस पे रख के और जो है उसको बैठाने में मदद करता था। तो इन सब चीजों को देखते हुए कुछ इतिहासकार या फिर उस समय जो है ऐसी अफवाहें उड़ गई थी कि याकूत से इसका प्रेम संबंध है रजिया का, लेकिन हालांकि वास्तविकता जो है कुछ और थी। रजिया जो है शादी की बाद में जाके किससे, अल्तुनिया से, जो कि भटिंडा का इक्तदार था। क्योंकि जो है जब बाद में रजिया कुछ सालों तक जो है अच्छा जो है शासन चलाती है, और ये जो भी जो है तुर्काने चहलगानी में 40 वफादार लोग होते हैं जो गद्दी को अपने हाथों में लेना चाहते हैं, उनके विरुद्ध ये जो है गैर अफगानों की जो है क्या करती है, इसमें पोस्टिंग करती है। तो सबसे पहले गैर अफगानों की पोस्टिंग जो है यही करती है। तो इतना बात समझिएगा कि गैर अफगानों की पोस्टिंग करने से जो है, और अधिकारियों, जो बड़े बड़े अधिकारियों थे जिनके पास पावर जो है अनलिमिटेड पावर हुआ करती थी, उनकी पावर को ये डाउन करना चाहती है। अब इस सिचुएशन में जो है सारे जो ये तुर्काने चहलगानी के 40 वफादार लोग हैं और अन्य अमीर वर्ग एकजुट होकर इस रजिया को हटाने के चक्कर में लग जाते हैं, और अगला शासक जो है वो बनाना चाहते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह को। तो विद्रोह होता है, मुइजुद्दीन बहराम शाह को जो है बना दिया जाता है। रजिया इस समय जो है जाती है भटिंडा, अल्तुनिया के पास। अल्तुनिया एक बहुत ही काबिल और जो है अच्छा सैनिक भी होता है। अल्तुनिया के साथ शादी करती है भटिंडा, यानी कि हरियाणा में कहेंगे आप, ठीक है, हरियाणा नहीं पंजाब में है। तो भटिंडा से जब वापस आते हैं ये सब दोनों शादी करके अपना जो है गद्दी को वापस लेने, तो दिल्ली के समीप जो है कैथल नामक जगह है, वहीं पे रजिया को मरवा दिया जाता है और अल्तुनिया को भी वहीं पे मरवा दिया जाता है। इस तरह से इसका बहुत ही कम टाइम रहता है शासनकाल, और ये जो है इसका शासनकाल इस तरह से समाप्त हो जाता है। तो इतनी ही बात आपको जो है बस इससे समझनी है कि ये प्रथम मुस्लिम शासिका थी। पुरुषों की तरह चोगा और कूल्हा, यानी कि काबा और कूल्हा जो है पहन के आती थी। चोगा नहीं, काबा और कूल्हा बोला जाता है। उसके बाद किससे शादी की थी ये इंपॉर्टेंट है, बस इतने ही पॉइंट, और कुछ भी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जो है बात करेंगे एक अगला जो शासक है मुइजुद्दीन बहराम शाह। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में एक दो पॉइंट देख लेते हैं। बहराम शाह हम केवल लिख देते हैं, बहराम शाह। इसका शासनकाल 40 से 42 था, 1240 से 1242। क्योंकि होता क्या है कि ये बहराम शाह जो है ये तुर्काने चहलगानी के सहायता से जो है गद्दी पे बैठता है। अब तुर्काने चहलगानी के सहायता से जब गद्दी पे ये बैठता है तो उस तुर्काने चहलगानी में जो एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है एतगिन, वो सबसे ज्यादा सहायता इसका किया रहता है। तो मुइजुद्दीन उसको एक तरह से कहिए खुश करने के लिए या फिर उसको अच्छा सा उपहार देने के लिए एक पद बनाता है जिसका नाम है नायबे मुमल्लिकात, नायब ए मुमल्लिकात, जिसका अर्थ होता है अधिकारियों का प्रधान या अधिकारियों का प्रमुख। तो आप इतना समझे कि ये नया पद बनाया था
तो किसने बनाया था नया पद, यही सवाल पूछा जाता है। बहराम शाह ने बनाया था नायब ए मुमलिकात। इसका अर्थ क्या होता है, अधिकारियों का प्रमुख। और इस पे बैठाया किसको, तो जो है भाई इसका जो सहायता सबसे ज्यादा करेगा उसी को बैठाया। तो हमने बताया कि सबसे पहले जो है इसका सबसे ज्यादा सहायता कराया किसने था, एतगिन ने। तो इसने जो है इस पद पे किसको बैठाया था, एतगिन को। तो एतगिन को ये गद्दी पे बैठाया था। तो इस बहराम शाह से इतने ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके बाद की जो है जो शासक आएगा उस शासक का नाम है महमूद शाह। ठीक है, उस शासक का नाम क्या है, अलाउद्दीन मसूद शाह। महमूद शाह नहीं, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, 2 मिनट इसको आप देख लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मसूद शाह। क्योंकि ये जो है 2 ही साल बाद इसका हत्या हो जाता है। क्योंकि हत्या करवाता कौन है, तो वही तुर्कान चहलगानी के लोग करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो है उनपे जो है अधिकार करने लगता है और अपना जो है मनमानी करने लगता है, इसलिए जो है इसकी हत्या करवा देते हैं लोग। और अगला शासक बनाते हैं मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद शाह, ये मसूद शाह है, ये जब जो है शासक बनता है, जब गद्दी पे बैठता है, तो ये भी जो है सेम वही गलती दोहराना शुरू कर देता है। ठीक है, इन लोगों को जो है इन लोगों के अधिकार को दबाना चालू कर देता है। किसके, तुर्कान चहलगानी के अधिकारियों के, यानी अधिकारी नहीं कहेंगे, तुर्कान चहलगानी के सदस्यों के जो भी बहुत ज्यादा अधिकार होते हैं उनको दबाने या फिर उनकी महत्वाकांक्षा को कम करने लगता है। तो ये भी वही गलती दोहराता है। तो इसकी भी जो है 2 से 3 साल बाद हत्या करा दी जाएगी। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे कि अलाउद्दीन मसूद शाह है, इसके समय मंगोलों का आक्रमण एक बार फिर होने लगता है। अब 1245 के आसपास मंगोलों का आक्रमण होता है इसके समय में। तो बलबन अपना एक जो है जो बलबन होता है वो बातचीत द्वारा और कूटनीति द्वारा जो है क्या करता है, मंगोलों से कुछ ले दे के आक्रमण को टाल देता है। तो इस कूटनीति से जो है क्या होता है, ये मसूद शाह जो है बहुत ही ज्यादा वो होता है, प्रसन्न होता है, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है और बलबन को तुर्कान चहलगानी का हेड बना देता है। बस यही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ, मंगोल आक्रमण, बट हुआ क्या था कि बलबन कूटनीति द्वारा इस आक्रमण को क्या कर दिया, विफल कर दिया। विफल करने के बाद जो है इस मसूद शाह ने क्या किया, 4 गान लिख देते हैं, 4 गान का प्रमुख बना दिया। बस यही पॉइंट समझना है। अलाउद्दीन मसूद शाह ने क्या किया था, इसको 4 गान यानी कि तुर्कानी चहलगानी का प्रमुख बना दिया। अब इसके बाद जो अगला शासक आएगा उस व्यक्ति का नाम है नासिरुद्दीन महमूद। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। तो आप देखेंगे नासिरुद्दीन जो महमूद है ये बहुत ही, ये चूंकि जो है बलबन का दामाद भी होता है। चलिए अभी हम पढ़ाते हैं इसको। नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, केवल महमूद लिख दें, महमूद। वैसे आप पूरा लिख लीजिए, नासिरुद्दीन महमूद। इस नासिरुद्दीन महमूद जो होता है ये जो है ऐसा व्यक्ति होता है, क्योंकि ये जो है ही जब उसको मारा जाता है, इसके पिछले वाले व्यक्ति को, मसूद शाह को, तो अब बलबन चूंकि जो हेड बन चुका होता है वो सोचता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को हम जो है गद्दी पे बैठाएं जो हमारे हाथों की कठपुतली हो, ताकि हम शासन की बागडोर अपने पास रख सकें। तो समझिएगा कि अब इस समय जो है होता क्या है कि बलबन इस व्यक्ति से अपनी बेटी का शादी करता है और ये चरित्र से बहुत ही दुर्बल और सीधा सपाटा रहता है। तो इससे शादी करवा के और उसको मारने के बाद इसको अगला शासक बना देता है। ठीक है, अब इस चीज के बाद जो है होता क्या है कि बलबन के हाथों में पूरी जो है पावर आ जाती है। ये ऐसा व्यक्ति होता है जो कि जो है कुरान की नकल करता है, कुरान को लिख लिख के उसका जो है कॉपी कर करके बेचता है। फोटो कॉपी तो उस समय होती नहीं थी, एक पेज लिखा उसको बेचा, फिर दूसरा पेज लिखा, तो अपने हाथ से हस्तलिखित कुरान का नकल करता था और उसको जो है बेच के और फिर टोपी सिलता था और कुरान बेचता था। इन दोनों चीजों से अपनी जीवन यापन करता था। राजकोष से इसको कोई मतलब ही नहीं हुआ करता था। कहता था कि ये राजकोष से जो है हमें हराम की कमाई नहीं लेनी है। तो समझिए कैसा जो है इसका चरित्र रहा होगा। राजाओं वाली जो है गुण इसके में नहीं थी जो कि शासन कर सके। ठीक है, ये एक उदारवादी जो है व्यक्ति की तरह था।
अब ऐसे में जो है होता क्या है कि ये बलबन को शासन वगैरह चलाने के लिए एक उपाधि भी देता है उलूग खान की। और हमने क्या बताया, टोपी प्लस कुरान की नकल को बेचकर ये जो है अपना जीवन यापन करता था। समझ में आई बात? इससे यही दो चीज इंपॉर्टेंट है। हालांकि शासन इसका जो लंबा हुआ है 45 यानी 46 से लेके 1246 से लेके 1266। क्यों लंबा हो गया? क्योंकि इसने जो है उन तुर्कान चहलगानी के विरुद्ध जाने का इसने कोई मतलब ही नहीं किया, उसके विरुद्ध नहीं किया, तो इसको आराम से चलने दिया लोगों ने। लेकिन 66 में इसकी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु। अब इसके बाद जो है कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण जो है बलबन जो होता है वही जो है अगला शासक बनता है। ठीक, गद्दी वही जो है संभालता है, जो कि इसका ससुर भी रहता है। तो अभी हम लोग बलबन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसके बाद जो है शुरू करते हैं। अगला शासक हमने किसको बताया? बलबन बनेगा। तो बलबन के जो है बचपन का नाम बहाउद्दीन होता है। क्या नाम रहता है? बहाउद्दीन। क्योंकि वो बचपन में ही वही इल्तुतमिश वाली कहानी इल्तुतमिश नहीं, ऐबक वाली कहानी फिर से दोहराती है इसके साथ। ये भी बचपन में जो है अपने परिवार से बिछड़ जाता है छोटे पे, और फिर धीरे धीरे व्यापारियों के हाथे होते होते फाइनली इल्तुतमिश इसको खरीद लेता है। तो किसका नाम लिखना है? बलबन। ये जो है 1266 में गद्दी पे बैठता है, और 1266 में गद्दी पे बैठने के बाद 1266 में गद्दी पे बैठने के बाद 1286 तक ये जो है गद्दी पे रहता है 20 साल। तो 20 साल के शासन में इसने जो है दिल्ली सल्तनत को एक जो है बहुत ही मजबूत और ताकतवर सल्तनत बना दिया। हालांकि इसने कोई नए क्षेत्र नहीं अर्जित किए थे, कोई नया जो है राज्यों पे आक्रमण करके जीता नहीं था, लेकिन जो इसके पास क्षेत्र थी उसको बहुत संगठित कर दिया था। कैसे किया था देखते हैं। तो बलबन के जो है बचपन का नाम हमने बताया, ये अक्सर सवाल में पूछा जाता है। बचपन का नाम क्या है? बहाउद्दीन। क्योंकि ये किसका गुलाम होता है? ये गुलाम होता है इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश का गुलाम होता है ये। तुर्कान चहलगानी का सदस्य भी होता है। अब ये होता क्या है कि इसको जो है सब, जब ये गद्दी पे बैठता है तो इसको अफवाहें उड़ती है कि ये जो है छोटा जाति का है, निम्न जाति का है। अब भाई ये अपने आप को उससे बचने के लिए, चूंकि ये किस जाति से जो है अपना वो करता है, इलबारी जाति का तुर्क रहता है। ये अपने आप को बताता है इलबारी जाति का तुर्क। और हमने आपको बताया था शाहनामा लिखा है फिरदौसी ने। तो फिरदौसी ने जो शाहनामा लिखा है, उस शाहनामा में ईरान के सबसे प्रसिद्ध शासक, जो कि महान शासक होते हैं, अफरासियाब वंश, उस वंश से जो है खुद को बताता है कि मैं उस वंश से हूं। बलबन अपने आप को उस वंश से जोड़ता है ताकि जो है इसकी निम्न जाति को जो है हटाया जा सके। उसके जो है जो निम्न जाति का जो है लोग अफवाह उड़ा रहे हैं या फिर वास्तव में जो भी है उसको हटाया जा सके। इसका मानना था कि अगर जो है व्यक्ति जन्म से सर्वोच्च है और यदि कर्म से भी सर्वोच्च है, तो इसका मतलब कि वो जो है अपने आप में पूर्ण और राजत्व जो है सिद्धांत को अपनाने के लिए सक्षम है, यानी कि वो राज करने के लिए सक्षम है, सीधा लैंग्वेज में कहा जाए तो इसको। तो बलबन की जो है ये तो स्टार्टिंग की बातें हैं। अब होता क्या है कि बलबन सबसे पहले जब गद्दी पे बैठता है तो देखता है कि ये तुर्काने चहलगानी जो है ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं सल्तनत काल के जो है बादशाहों को। खुल के जो है डिसीजन नहीं लेने दे रहे हैं, कोई इनके विरुद्ध जा रहा है तो मरवा दे रहे हैं। तो इसने सबसे पहले क्या किया, तुर्कान चहलगानी को ही नष्ट करवा दिया। तुर्कान ए चहलगानी को ही नष्ट करवा दिया, इसको नष्ट कर दिया। और सारे जो अधिकारी थे उनको कहीं ना कहीं का इख्तियार बना के जो है सेट कर दिया, इसमें के जो सदस्य थे। ठीक है, अब होता क्या है, ये सेना को संगठित करना ये जानता है कि जो है जब अगर राजा जो है सक्षम तभी होगा जब उसके पास एक मजबूत और संगठित सेना होगी। तो चूंकि जो है ये अन्य किसी पे भरोसा न करते हुए एक नया पद बनाता है सेना के लिए, जिसका नाम होता है दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज। दीवान ए अर्ज या इसी अर्ज को आरिज भी बोला जाता है। इस विभाग को बनाता है, ये क्या होता है, सैन्य विभाग। सैन्य विभाग ये होता है। तो इस सेना का एक जो है अलग विभाग पूछा जाता है, ये किसने बनाया था इसने। ठीक है, उसके बाद इसके समय में एक मात्र जो है विद्रोह होता है बंगाल में। इतनी चीजों को ध्यान रखिएगा।
ब से बलबन, ब से बंगाल। बंगाल में ही एकमात्र विद्रोह होता है, बुगरा खान नाम का व्यक्ति रहता है, वो करता है। इसको आराम से दबा दिया जाता है, इस विद्रोह को आराम से दबा दिया जाता है। अब इसी के समय जो है होता क्या है कि जो है रक्त और लौह की नीति अपनाता है ये। रक्त और लौह का मतलब कि जो है तब तक से जो है दुश्मन को जो है दबाया जाए, तब तक से जो है न छोड़ा जाए, जब तक से कि वो पूरी तरह जो है नष्ट न हो जाए। रक्त और लौह की नीति यानी कि जो है एकदम मजबूती के साथ जो है अपने आप की स्थिति को सुदृढ़ करना, चाहे वो खून बहा के ही क्यों न किया जाए। इसी को बोला जाता है रक्त और लौह की नीति। तो ये राजत्व का जो है सिद्धांत इसी ने शुरू किया था। राजत्व का भाई एक सिद्धांत होना चाहिए, इसने बोला। तो राजत्व का सिद्धांत सल्तनत काल में सबसे पहले इसी के समय आया, और वो कौन सा सिद्धांत था? रक्त और लौह की नीति। ठीक है, ये सवाल कई बार पूछे गए एग्जाम में कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई, या फिर बलबन के राजत्व की नीति क्या थी। तो रक्त और लौह की नीति, समझ में आई बात। अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे। तो बलबन से 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक कि इसने जो है फारसी जो है त्योहार जो होता है नवरोज, उसको अपने यहाँ सल्तनत में जो है स्टार्ट कर दिया। सब फारसी त्योहार को, कौन सा त्योहार हमने बोला? नवरोज त्योहार, जो कि फारस का त्योहार रहता है। पूछा जा रहा है ये नवरोज का मतलब, जैसे हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, इस तरह जो है फारस में नवरोज जो है मनाया जाता है। तो इस नवरोज को जो है उत्सव जो है किसके समय में सबसे पहले मनाया गया? तो जो है आप बोलेंगे बलबन के समय में। अब इसने जो है अपने दो जो है पद भी जो है अपने आप को दो चीज से नवाजा था, 2 उपाधियों से कह सकते हैं। एक ये अपने आप को जिल्ले इलाही कहता था, जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया, मैं ईश्वर की छाया हूं। ठीक है, और ये नियामते खुदाईगार भी बोला, नियामते खुदाईगार की भी उपाधि लिया था, खुदाईगार। तो नियामते खुदाईगार का मतलब जो है होता है ईश्वर का प्रतिनिधित्व। कहता था हमको ईश्वर ने भेजा है, ईश्वर का प्रतिनिधित्व। इसको किसने भेजा है? ईश्वर ने। ऐसा ये बोलता था, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, प्रतिनिधि। ठीक है, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। ठीक, ऐसा जो है ये बोलता था। अच्छा, समय कितना हुआ देखा जाए एक बार भाई। ओहो, समय जो है खत्म होने वाला है। तो अब हम लोग जो है इसमें एक चीज और आपको ओरली हम बता दे रहे हैं। ये जो है क्या कराता था? दीवाने अर्ज हो गया, जिले इलाही हो गया, नवरोज भी हो गया। हाँ, मंगोलों का आक्रमण हुआ था